चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हरियाणा जीके में हमने 22 के 22 ज़िले कैसे बने वो हमने जाना था, किस तारीख को बने थे। ठीक है, वो हमने सारा कंप्लीट किया था। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि जैसा हमने बताया था कि 66 में जब हरियाणा बना, एक राज्य बना, तो उस टाइम पे केवल 7 ज़िले थे, है ना। माइकल जैक्सन का घर था। उसके बाद 72 में सीधे 2 ज़िले बनते हैं, भिवानी और सोनीपत बनता है ना बच्चे। फिर 73 में धर्मनगरी आती है, कुरुक्षेत्र आता है। एक महीने के जस्ट बाद हमने पढ़ा था 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बनता है। 75 में फिर हमने पढ़ा सिरसा बना था। 79 में हमने पढ़ा फरीदाबाद बना था बच्चे। उसके बाद 10 साल का गैप लिया गया। 89 के अंदर सीधे 4 जिले बने थे ना, कृपी हुई थी, हमने बताया था। के से था कैथल, आर से था रेवाड़ी, ठीक है, पी से था पानीपत, वाई से था यमुनानगर। अच्छा, वहाँ पे ना एक चीज़ समझना कि भाई जब 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे, जैसा कि हमने बात की थी, कृपी हुई थी, है ना। कृपि बताया था ना मैंने, गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी और स्वभाव से बड़ी शीतल थी, इसलिए उनको शीतला माता भी कहते थे। और शीतला माता का मंदिर भी कहाँ पे है, तो गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, जिसका अध्यक्ष सीएम होता है, चढ़ावा काफ़ी चढ़ता है, हमने बात की थी। यहाँ पे एक पॉइंट ये है बच्चे कि पानीपत, पी जो है, ये सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि पी से जो पानीपत जिला है ना, पानीपत जिला, इसको 2 बार जिला बनाया गया बच्चे, 2 टाइम्स। एक तो 89 में बना है, 1989 में, है ना, करनाल से अलग करके जिला बनाया गया 1989 के अंदर, और फिर से इसको शामिल कर दिया था 1991 में। बात को समझना, 89 के अंदर करनाल से अलग हुआ, और क्या अलग हुआ बच्चे, पानीपत अलग हुआ। 91 के अंदर फिर से इसको शामिल कर दिया, किसके अंदर शामिल कर दिया, करनाल में शामिल कर दिया, और दोबारा फिर से जिला बनाया गया करनाल से अलग करके। तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जिला है जिसको 2 बार जिला बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा पानीपत, है ना। कब, ध्यान से समझना, 1989 में करनाल से अलग पानीपत, ठीक है बच्चे। 91 फिर से करनाल में शामिल, 92 फिर से करनाल से अलग। तो एक सवाल, ये आंसर आपको मिल गया इसका कि ऐसा जिला पानीपत है जिसको 2 बार जिला बनाया गया है ना। याद रहेगा, आई होप सो। पानीपत के बारे में हम डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे कि बुनकर नगरी है ना, युद्ध का अखाड़ा भी इसको माना जाता है पानीपत को, राजनीति का अखाड़ा रोहतक है, वो सारा हम जब जिले पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे इसके बारे में सारी, है ना, जानकारी जानेंगे। आगे भाई नेक्स्ट, 4 जिले 89 को बने। उसके बाद फिर हमने बताया था कि पंचकुला आता है, कब आता है, 1995 को, है ना। 15 अगस्त को बताया था 3 जिले, है ना। FPP ट्रिक याद होगी, F से था फरीदाबाद, P से था पंचकुला, और P से था पलवल, है ना। 79 को फरीदाबाद था, 95 को पंचकुला था, और 2008 को क्या था, पलवल था, है ना, पलवल। तो 95 में जिला बना पंचकुला। फिर 1997 में मैंने बताया था कि GRF का आपको पेपर देना है हिसार के अंदर, कब, 15 जुलाई 1997 को। J से था झज्जर बना था, और F से बना था फतेहाबाद। याद रखना, फरीदाबाद पहले बना है, फतेहाबाद बाद में बना है, ठीक है। और उसके बाद 2005 में हमने बात की कि मेवात बना था, जिसका आज नाम नूह है। 2008 में वो पहले बात हो चुकी, 21वां जिला, और 22वां जिला 2016 में चरखी दादरी। चलिए, तो एक चीज़ ये हाँ ऐड करना कि क्या, पानीपत 2 बार बना जिला है, 89 में अलग था, 91 में फिर शामिल, 92 में फिर से जिला बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना बच्चे, थोड़ा सा सुधार कर लेना अपने नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हो, और आशा करूँगा मैं ये समझ मान के चल रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से, तो उसमें एक थोड़ा सा एक चीज़ सुधार कर लेना कि एरिया में सबसे बड़ा जो कि मैंने तुम्हें लिखवाया था, सिरसा ही है, आज भी सिरसा है, ठीक है। 66 में सिरसा नहीं था, 66 में हिसार था, है ना, ये बता चुका हूँ काफ़ी बार। सिरसा जिसका आज एरिया कितना है, 4277 किलोमीटर वर्ग है। सुधार ये करना है बच्चे, नंबर 2 पे भिवानी नहीं है, नंबर 2 पे है आपका हिसार जिला भी, हिसार, ठीक है। जो किसकी कर्म भूमि थी मैंने बताया था, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि थी। वहां पे मैंने ये भी बताया था कि अंबाला कर्म भूमि है किसकी, लाला मुरलीधर की कर्म भूमि है ना। हिसार
एरिया में सेकंड पे है बच्चे, जिसका एरिया है 3983 किलोमीटर वर्ग। और तीसरे पे आपका आता है भिवानी, जिसका बच्चे एरिया है 3283 किलोमीटर वर्ग। तो याद रखना, पहले पे सिरसा, दूसरे पे हिसार और तीसरे पे भिवानी है। और सबसे कम एरिया किसका है बच्चे? तो मैंने बताया था फरीदाबाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी जिसको कहते हैं, फरीदाबाद को भाई। और है ना, एरिया में सबसे कम है 743 किलोमीटर वर्ग है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 18 लाख से ज़्यादा सी 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आज इससे अब आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के विस्तार के बारे में आज हम जानेंगे। इसको मिटा रहा हूँ, लेट्स सी भाई। हरियाणा का विस्तार, चलिए सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हरियाणा जो है ना, ये भारत के नक्शे में कहाँ है? भारत के नक्शे में कहाँ पे है? तो भारत के नक्शे में है बच्चे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट हिंदी में हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में है। किसकी उत्तर पश्चिम दिशा में है? तो बच्चे भारत की। भारत में किस दिशा में है? भारत के नक्शे में तो उत्तर पश्चिम दिशा में है आपका हरियाणा है, ठीक है। और एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भारत है ना, भारत ये वर्ल्ड के मैप में भाई, वर्ल्ड के मैप में ये कहाँ पे आता है? तो नॉर्थ ईस्ट में आता है। भारत कहाँ पे आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है। आगे जब हम भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जानेंगे ना, तो उसमें भी आप ये चीज़ पढ़ोगे कि भारत का लॉन्गिट्यूड नॉर्थ में है 8 डिग्री है ना 4 मिनट से, आगे आप पढ़ोगे 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ है, और फिर ईस्ट में है ना, वो हम पढ़ेंगे आगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, भारत जो है वो वर्ल्ड के मैप में नॉर्थ ईस्ट में आता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि हरियाणा वर्ल्ड में, फिर हरियाणा भी कहाँ पे आएगा? जब भारत वर्ल्ड के मैप में नॉर्थ ईस्ट में है, तो हरियाणा भी वर्ल्ड के मैप में कहाँ पे आएगा भाई? नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो याद रखना, हरियाणा की विश्व में क्या स्थिति है? तो नॉर्थ ईस्ट है। और भारत में क्या स्थिति है? भारत के नक्शे में तो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम। आशा करता हूँ कि ये बात समझ पाए होंगे आप। और फिर एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पंजाब का कौन सा हिस्सा दिया गया था? तो पूर्वी पंजाब है ना, पूर्वी पंजाब का हिस्सा दिया गया था, पूर्वी हिस्सा ये दिया गया था। किसको दिया गया था? हरियाणा को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद विस्तार की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड विस्तार अब हमें हरियाणा का जानना है। यहाँ से सवाल बहुत बार बना है, तो इसको मैं समझाऊंगा अभी पहले समझना। लॉन्गिट्यूड हरियाणा का कहाँ से कहाँ तक है देखते हैं। LONGITUDE। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं बच्चे देशांतर, ठीक है। आपने ये सवाल देखा होगा कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार क्या है, या इंग्लिश के अंदर लॉन्गिट्यूड हरियाणा का कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो हरियाणा का जो लॉन्गिट्यूड है बच्चे वो है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं, अब इसको याद कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगा। लैटिट्यूड इसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश। लैटिट्यूड जो विस्तार है वो है, यहाँ देखो 3 का गैप है ना, 74 से 77, तो यहाँ भी 3 का गैप है 27 डिग्री, तो यहाँ आ जाओ 30 डिग्री। और जो मिनट के अंदर है बच्चे, यहाँ है 37 मिनट और यहाँ है 35 मिनट। 30 डिग्री 35 मिनट, 27 डिग्री 37 मिनट। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। क्या मैंने सिखाया ये वाला मैं बिटा रहा हूँ अभी। हरियाणा का विस्तार भारत के कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में। भारत विश्व के नक्शे में कहाँ है? उत्तर पूर्व में। तो हरियाणा भी विश्व के नक्शे में कहाँ होगा? उत्तर पूर्व में। पूर्वी पंजाब का हिस्सा दिया गया था, किसको दिया गया था? हरियाणा को दिया गया था। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, अभी देखो सब समझ में आएगा। लेट्स सी, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखते हैं। लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर। पहले तो याद कैसे रखना है, देखो ये जो डिग्री में गैप है ना बच्चे, डिग्री में अंदर गैप है, दोनों के अंदर कितना गैप है? 3 का गैप है, ठीक है। एक तो याद रखो कि 27 डिग्री लैटिट्यूड में है, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख रहा हूँ,
याद कैसे करना है, देखो मैंने कैसे याद किया इसको, 27 डिग्री और फिर 3 का गैप करके लिख दो कितना, 30 डिग्री। वैसे ही फिर आपको वहां पे एक संख्या याद होनी चाहिए लॉन्गिट्यूड के अंदर, कितना 74 डिग्री और यहां कितना है तो 77 डिग्री है। ठीक है, अब मिनट के अंदर क्या है देखना, यहाँ पे है 27 डिग्री और कितने मिनट है, 37 मिनट है ना, 27 37 27 37 27 37 और यहाँ कितना है 30 35। मतलब क्या है, याद कैसे रखना है भाई, यहाँ कितने कितने का गैप है डिग्री में, 3 3 का गैप है, 74 है तो 77 है, 27 है तो 30 है। एक संख्या तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, फिर 3 का गैप पे दूसरी संख्या आ जाएगी। 1-2 बार इसको लिख के देखोगे ना बच्चे, याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 74 डिग्री और यहाँ पे जो मिनट है वो है भाई 28 मिनट और यहाँ कितना 36 मिनट, और मिनट में कितने का गैप है तो 8 का गैप है। यहाँ मिनट में कितने का गैप है, 2 का गैप है ना। कुछ ऐसा कुछ करके आपको 1-2 बार, जब 2-3 बार जब लिख के देखोगे तो ये याद हो जाएगा। बस ये याद रखना, लॉन्गिट्यूड हो चाहे लैटिट्यूड हो, दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है ये मैं अभी समझाने वाला हूँ, हालांकि ये ज्योग्राफी में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ताकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको समझ में आए। ठीक है, ये हरियाणा का है अभी, और ये ऑफिशियल हरियाणा टूरिज्म की जो वेबसाइट है वहाँ से डाटा उठाया गया है। बहुत सारे टीचरों ने अलग अलग गलत सलत पढ़ा रखा है, बट हरियाणा टूरिज्म की जो वेबसाइट है उस पर ये वाला डाटा दिया हुआ है, तो यहीं से मैंने उठाया भाई। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या, एक बार समझना भाई। जैसे कि अपनी अर्थ है भाई, उसको हम स्फेरिकल मान के चलते हैं ना, स्फेरिकल मतलब गोले के आकार में, गोलाकार है, पर वास्तविक हमें पता है कि अर्थ अपनी गोलाकार नहीं है, कैसी है, इलिप्टिकल शेप में है ना, इलिप्टिकल शेप के अंदर है, स्फेरिकल नहीं है, बट हम स्फेरिकल मानकर चलते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है बच्चे, जैसे अगर मुझे इस पृथ्वी को, ये पृथ्वी है ना अपनी, है ना, इसको मान लो ये अपनी अर्थ है, धरती माता है, इसको हॉरिजॉन्टली 2 भागों में बांटना है। बात को समझना एक बार, 2 भागों में बांटना है और 2 बराबर भागों में कर लेते हैं। चलो 2 बराबर भागों में। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, तो ये होती है। ठीक है, ये वाली रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम रो भी पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर ना, जब वो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन आते हैं जब, तो इसको हम रो बोलते हैं ना। कॉलम होता है जिसको, है ना, उसको हम बोलते हैं, कैसी लाइन बोलते हैं बच्चे, तो वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो अगर मैं आपको एक बात कहूं कि यार इसके बीचों बीच एक ऐसी, या इसके अंदर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ जिससे 2 भागों में बढ़ जाए, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसे सेंटर में लगा दो, यही तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है, किसके लिए, ये लैटिट्यूड बता रहा हूं, बात समझना। लैटिट्यूड के अंदर ही कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन लगाई तो पृथ्वी 2 भागों में बट गई है ना। ये वाली जो लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। अब जो ज्योग्राफर हैं ये कहीं पृथ्वी पे ड्रॉ नहीं है बच्चे, कभी आप देखो कि यार हमें तो मिल नहीं रही है पृथ्वी पे कहाँ, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, मानी गई हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, वो मैं भी बताऊंगा। तो ज्योग्राफर ने क्या किया, 1-1 डिग्री का एंगल लेके, 1-1 डिग्री का एंगल लेके इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते गए, ऐसे ऐसे, है ना, ये वाली लाइन ड्रॉ करते गए, और कितने कितने डिग्री के एंगल पे, 1-1 डिग्री के एंगल पे। ये जो बिल्कुल बीचों बीच है ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट एक ऊपर जो होगी वो 1 डिग्री होगी, ये वाली जो लाइन इसके जस्ट ऊपर होगी, दिख रहा होगा बच्चे, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री है, एंड सो ऑन, ऐसे करके ये लगाई गई हैं। ठीक है, और ये टोटल कितनी है, इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, इसके ऊपर 90 है और 90 ही इसके नीचे हैं, ऐसे करके, है ना, 90 इसके नीचे है। तो ये टोटल कितनी है, 90 ऊपर है 90 नीचे है, तो टोटल कितनी है 181 डिग्री है। ये होता है अपना लैटिट्यूड। अब जैसे हरियाणा का हमने लैटिट्यूड पढ़ा है, बात समझना, हरियाणा का लैटिट्यूड है 27 डिग्री 37 मिनट, है ना, नॉर्थ से है ये, नॉर्थ, और 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ, है ना। उधर ईस्ट है भाई, ईस्ट, जैसा कि मैंने बताया था ना कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के नक्शे पे कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, और हरियाणा भी कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। अब जैसे हरियाणा का लैटिट्यूड ये है, इसका मतलब ये है कि इक्वेटर से 27 डिग्री ऊपर चले जाओ, मतलब इक्वेटर से जो ऊपर 27वीं लाइन होगी ना, वहाँ पे हरियाणा लाई करेगा। और कितने मिनट पे है, 27 डिग्री से भी ऊपर जाना है ना,
30 मिनट ऊपर, 27 डिग्री से 30 मिनट ऊपर, और फिर नॉर्थ में कहाँ तक है, यहाँ से 27 डिग्री तक जाना है, फिर उसके ऊपर 3 डिग्री और जाना है, मतलब 30 डिग्री और 35 मिनट और ऊपर तक जाना है। ठीक है, ज्योग्राफी में बच्चे इसको ज़्यादा डिटेल में समझोगे, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो भी समझने का प्रयास करो। और लॉन्गिट्यूड क्या है, 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। अब लॉन्गिट्यूड क्या है ये बात समझना भाई। अब मैंने वर्टिकली इस अर्थ को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटना है, जैसे कि ये है, ये बीचों बीच ये लाइन लगा दूंगा, तो अब पृथ्वी फिर से 2 बराबर भागों में बट गई है, बट अब की बार हॉरिजॉन्टली नहीं बटी है, अब की बार कैसे बटी है, वर्टिकली बटी है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं फिर से 0 डिग्री। लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री है, लैटिट्यूड के अंदर जो 0 डिग्री है उसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेटर। और लॉन्गिट्यूड के अंदर जो 0 डिग्री है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन से होकर गुजरती है। अभी हिंदी में इसको कहते हैं प्रधान माध्यमिक रेखा। ठीक है, अब इसके ऐसे ही 1-1 डिग्री के एंगल पर फिर से ऐसे लाइनें लगाई हुई हैं अभी, ऐसे सेम। और कितनी है ये, 179 डिग्री इधर है और 179 डिग्री इसके इधर है, इधर। ठीक है, 179 इधर है और 179 इधर है। अब बात समझना, इक्वेटर के ऊपर ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, तो इंडिया यहीं पे कहीं लाई करता है वर्ल्ड के मैप पे। ठीक है, और इक्वेटर के नीचे वाली हो जाएगी साउथ। तो इसको इक्वेटर के जो नीचे वाली लाइन होगी ना, ये वाली लाइन जो होंगी, ये जो नीचे हैं, इसको हम बोलते हैं साउथ वाली, इक्वेटर के साउथ में है। और ये वाली किसके अंदर है, इक्वेटर के नॉर्थ में है। और प्राइम मेरिडियन के इधर वाली जो लाइन है, इधर वाली, ये कहाँ है, इसके कहाँ पे है, तो इसके ईस्ट में है। और इसके कहाँ पे है, तो इसके वेस्ट में है। ठीक है, तो मेरी बात समझ पाए होंगे। तो ये कुछ मैंने एक आइडिया दिया है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना बच्चे। सिर्फ इतना याद रखो कि हरियाणा का लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, 74 से 77, 27 से 30 लैटिट्यूड है। बाकी इसको ज़्यादा डिटेल में आप ज्योग्राफी में समझोगे। बस इतना याद रखो कि लैटिट्यूड जो है वो कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो कैसी लाइन है, तो वर्टिकल लाइन है ना। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसके ईस्ट में इंडिया पड़ता है। ठीक है, और इक्वेटर के कहाँ पड़ता है, तो नॉर्थ में पड़ता है। ऐसे ही हरियाणा है, इसके ईस्ट में हरियाणा है और इसके नॉर्थ में हरियाणा है। ठीक है, इतना याद रखना, कुछ एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में आप ज्योग्राफी में जानोगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या यूज़ है। जैसे लॉन्गिट्यूड का यूज़ है, जिन्होंने पहले ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि लॉन्गिट्यूड का यूज़ क्या है भाई, टाइम जोन के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि ये भाई, जैसे ये वाली लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अगर इसके इधर जाओगे, इधर मतलब किधर जाओगे, ईस्ट में जाओगे, तो जो टाइम इन वाली कंट्रीज में जहाँ से 0 डिग्री जा रही है, उससे टाइम आगे मिलेगा इन वाली कंट्रीज में जो यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और ये है पश्चिमी गोलार्ध, है ना। वैसे इक्वेटर के ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और अगर इस लाइन के इधर जाओगे तो यहाँ टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 3 बजे है ना, मान लेते हैं कि दोपहर के 3 बजे है, तो अगर इस लाइन के इधर जाओगे तो यहाँ 4, 5, 6, 7, मतलब इससे आगे बढ़ेगा टाइम। अगर इसके इधर जाओगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में आप ज्योग्राफी में जानोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है हरियाणा के, तो ये वाले हैं 3-3 डिग्री का इनके अंदर गैप है। ठीक है, भारत का भी जान लेते हैं हम, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है अभी इंडिया का। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है बच्चे, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ईस्ट में कितना है भाई, ईस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये भारत का है, ये है अपना लॉन्गिट्यूड
और ये है अपना लैटिट्यूड, सॉरी चेंज करना भी, ऊपर वाला है लैटिट्यूड और नीचे वाला है लॉन्गिट्यूड, है ना। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतर कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, है ना। इसको भी कैसे याद रखना, बड़ा इजी है। देखो भाई इन दोनों में जो गैप है ना, कितने कितने डिग्री का, अगर ध्यान से देखें तो 29 डिग्री का है। अब तुम्हें एक वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी, क्योंकि कितने के गैप पे, 29 के गैप पे। देखो 8 और 29 प्लस करेंगे कितना आएगा 37, 68 प्लस 29 करोगे तो कितना आएगा 97 आएगा। और यहाँ पे मिनट भी याद करना बड़ा इजी है। जैसे यहाँ पे इसका क्या है, जस्ट हाफ है, 8 डिग्री है तो 4 मिनट है। यहाँ पे जस्ट देखा जाए तो 37 डिग्री है तो 7 का 1 कम 6 मिनट है ना। ठीक यहाँ पे 29 का गैप 68, यहाँ 8 है तो यहाँ कितना है 7 है, यहाँ 97 है तो यहाँ कितना है 25 मिनट है। तो इसको 3 से 4 बार दोनों को लिखना है एक बार बच्चे कॉपी में, 4 से 5 बार लिखना, और यकीन मानो 5 बार अगर आप लिख के देख लोगे तो याद हो जाएगा। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे को, ये मैथ का सम नहीं है कि इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूँ। बस थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि भाई इंडिया के जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसमें कितना डिफरेंस है, डिग्री में कितना डिफरेंस है, 29 डिग्री का डिफरेंस है। और हरियाणा के में कितना है बच्चे, तो 3 डिग्री का डिफरेंस है। मिनट में अगर देखा जाए तो इसका हाफ है, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है तो यहाँ कितना है 7 है, यहाँ 27 है तो 25 मिनट है। मैंने भी तो याद किया ऐसे ही 5-6 बार लिख के मैंने याद किया। ठीक इसी तरीके से आपको भी याद करना पड़ेगा। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ज़्यादा डिटेल से, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ज़्यादा डिटेल से आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अभी अपना वो मुद्दा है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मिटा रहा हूं इसको। चलिए, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है भाई कि हरियाणा की तुलना किस देश से होती है, तो डेनमार्क से होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और पड़ोसी देश अगर पूछता है तो फिर क्या आंसर करोगे, भूटान आंसर करोगे, है ना। अगर पड़ोसी देश पूछता है, वैसे किससे तुलना होती है तो डेनमार्क से तुलना होती है। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। हरियाणा का एरिया हमने बात की है कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। पूछता है हरियाणा की तुलना किस देश से होती है, तो डेनमार्क से होती है, क्योंकि एरिया ऑलमोस्ट सेम है। और पूछता है किस पड़ोसी देश से होती है, भारत के किस पड़ोसी देश से होती है, तो किससे होती है, ये भी मैंने बताया था, भूटान बताया था। ठीक है भाई। उसके बाद एक चीज़ और भी हमने बता रखी है कि भारत के क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 1.34% क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, हरियाणा का। किसके पॉइंट ऑफ व्यू में, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू में, है ना। भारत के क्षेत्रफल का 1.34% क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, हरियाणा का क्षेत्रफल है। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जाननी है कि भाई हरियाणा का क्षेत्रफल के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में स्थान है भाई कौन सा, 20वां स्थान है। मतलब जैसा कि हमें पता है कि एरिया में सबसे बड़ा राजस्थान है, जिसकी तुलना किस देश से होती है, जर्मनी से होती है। और एरिया में ऐसे हम नीचे अगर आते जाएं तो 20वें नंबर पे हमें क्या मिलेगा बच्चे, हरियाणा मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, 20वें नंबर पे हरियाणा मिलेगा। इससे पहले जिसने हरियाणा जी के पढ़ी है भाई 2019 से पहले, तो उस टाइम पे जो हरियाणा का स्थान था ना क्षेत्रफल में बच्चे, वो कौन सा स्थान था, तो वो 21वां था। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019 से पहले हरियाणा का स्थान 21वां था। मैंने भी ये पढ़ाया है, सारे ही के सारे टीचर भी ये पढ़ा रहे थे। बट अब 20वां कैसे हो गया, ठीक है, ये कुछ चमत्कार नहीं हुआ, ये पता है कैसे हुआ है। जैसे कि अभी हमें पता है कि पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटी बनाए गए थे, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिनका नाम है J&K, और दूसरी यूटी थी कौन सी थी भाई, लद्दाख। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो उसको स्पेशल राज्य का दर्जा देता था वो हटा दिया गया था, और J&K और लद्दाख को क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था। और ये बात बोली गई थी कि आगे जाकर के J&K में भी क्या होगी, विधानसभा होगी। मैं इसको एक बार फिर से डिटेल में बता रहा हूँ, बात समझना। आज भारत के अंदर कितने राज्य हैं बच्चे, 28 राज्य हैं।
इस तारीख से पहले भारत के अंदर 29 राज्य थे। 29वां राज्य जैसा कि मैंने बताया तेलंगाना था, जो कि 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। पर इस तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से राज्य का दर्जा छीन लिया और इनको बना दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश। तो आज भारत में पूछे तो कितने राज्य हैं बच्चे? 28 राज्य हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और यूटी इससे पहले कितनी थी? 7 थी। इससे पहले 7 यूटी थी। केंद्र शासित प्रदेश समझ रहे हो ना? केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है ना, दादरा एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है वगैरह, है ना। 7 थी तो 2 ये और हो गई थी। तो इस तारीख पे अपने पास कितनी यूटी थी बच्चे? तो 9 यूटी थी। परंतु अगर मैं आज की बात करूं, आज जिस दिन पे आप क्लास देख रहे हो, तो आज भारत के अंदर केवल और केवल कितनी यूटी हैं बच्चे? तो 8 यूटी हैं। आप बोलेंगे कि सर उस टाइम पे 9 थी तो आज अचानक से क्या हो गया? आज अचानक से ये हुआ बच्चे कि जो दादरा और नागर हवेली है ना, दादर एवं नागर हवेली और एक है दमन एवं दीव समूह, है ना। दादरा और नागर हवेली, दमन एवं द्वीप समूह, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। अब इन दोनों को मिला के एक सिंगल यूटी बना दी गई है। जैसे कि पहले 7 थी, 2 नई बनी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, बात समझ रहे हो। उसके बाद दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, इन दोनों को मिला के एक ही यूटी कर दिया। तो आज भारत में क्या स्थिति है बच्चे? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर क्या भी है बच्चे? विधानसभा है। 8 में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके अंदर विधानसभा है। एक तो आप जानती हो दिल्ली, दूसरी भी पता ही है क्या? पुदुचेरी, और तीसरी जिसमें आगे जाकर के बनाएंगे कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर। ये यूटी ही रहेगी बट इसके अंदर क्या आएगी? विधानसभा आएगी। ठीक है, तो 3 यूटी हो जाएंगे हमारे पास जिसके अंदर क्या है? विधानसभा है। आगे बढ़ते हैं। तो 31 अक्टूबर 2019 को इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि क्या 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, J&K और लद्दाख। आज की स्थिति अगर मैं बात करूं तो भारत में 28 राज्य है और बच्चे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके अंदर क्या होगी? विधानसभा। अभी जम्मू एंड कश्मीर में अभी नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ, बट आगे जाकर के इन्होंने बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या भी बनाएंगे भाई? विधानसभा बनाई जाएगी। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, ये मैं साइड से जो लिखा है। 31 अक्टूबर को ना बच्चे एक खास दिन भी है, खास दिवस है, और इस दिन हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी तारीख को 31 अक्टूबर को ही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर कौन सा दिन है? 31 अक्टूबर कौन सा दिन है बच्चे? तो नेशनल यूनिटी डे। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 31 अक्टूबर को ही किसका जन्म हुआ था अभी? तो 31 अक्टूबर को जन्म हुआ था भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो ये भी लिख लेना, 31 अक्टूबर 1875 को भाई, 31 अक्टूबर 1875 को देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? गुजरात के नाडियाड में भाई। नाडियाड कहाँ पे है? तो गुजरात है। थोड़ा सा इंडियन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं बच्चे, जब भी पढ़ो तो ज्ञान पूरा लेना चाहिए। 31 अक्टूबर को एक चीज़ और भी है, ये भी चीज़ याद रखना भाई। 31 अक्टूबर 1984 को ही, 1984 को ही, पता होगा है ना, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड के द्वारा, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी जयंती है। कब है? 31 अक्टूबर को है भाई, है ना। तो 31 अक्टूबर को किनकी मृत्यु हुई थी? देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसका नाम है क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी जी।
ठीक है भाई। जून के महीने में है ना श्री अमृतसर साहिब में, दरबार साहिब में आर्मी का अटैक हुआ था, जिससे सिखों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई थी, ठीक है। और इसी का एक तरीके से उन्होंने रिवेंज लेने के लिए, ठीक है, मैं इसको सही नहीं कह रहा बट एक जो बोला जाता है कि रिवेंज लेने के लिए इन्हीं के दो बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उन्होंने 28 और 3 31 गोलियां मारकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी भाई 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ हम समझे कि 31 अक्टूबर को देश में कौन सा दिवस होता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। क्यों? क्योंकि इसी तारीख को किसका जन्म हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और देश के पहले गृह मंत्री भी थे भाई, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के नाडियाड में हुआ था। हरियाणा जीके पे फिर से वापस आएंगे बच्चे, ठीक है, घबराना नहीं है। तो याद रखना हरियाणा का एरिया में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड थोड़ी सी एक दो बातें हैं वो हम जान लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चे पता होगा आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही जो स्टैचू बनाया गया, प्रतिमा बनाई गई है गुजरात के नर्मदा के अंदर, वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, वो जिसे है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सरदार पटेल के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान रहे हैं बच्चे, नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे आप अपने नोट्स में ऐड कर देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले तो हमने जाना कि इन्हीं के जन्म पे क्या होता है? नेशनल यूनिटी डे होता है, ठीक है, 31 अक्टूबर को, है ना। और उसी तारीख को 1984 को क्या हुआ था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, किसके द्वारा? उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म 31 अक्टूबर 1875 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का क्या कहते हैं भाई? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हरियाणा जीके में आप आगे जब मैं सीएम कराऊंगा सारे के सारे, तो आप पढ़ोगे हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं किसको कहते हैं? बंसी लाल जी को कहते हैं। विकास पुरुष भी कहते हैं, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बंसी लाल है। तो भारत का लौह पुरुष कौन है बच्चे? तो भारत का लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। इन्हें भाई भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं तुम्हें, समझो यार, हरियाणा जी के ही करवा रहा हूँ बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले रहे हैं, तो ये समझो इस चीज़ को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब यहाँ से, भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। अब ये बिस्मार्क क्या बोला है भाई? पहले तो ये जानो, बिस्मार्क जो है ना, ये तो जर्मनी का था। इसका पूरा नाम है भाई ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क इसने क्या किया था? ये जर्मनी का पहला चांसलर है भाई, जर्मनी का फर्स्ट चांसलर। जैसे पता है ना भाई, जर्मनी में चांसलर होता है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आज जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल आज जर्मनी की चांसलर हैं। ठीक वैसे ही जर्मनी के पहले चांसलर कौन थे? तो ओटो वॉन बिस्मार्क थे। इन्होंने जर्मनी का क्या किया था भाई? यूनिफिकेशन किया था। यूनिफिकेशन, एकीकरण किया था इन्होंने। किसका? जर्मनी का एकीकरण किया था, है ना, बिस्मार्क ने। जर्मनी का पहला चांसलर है, आज चांसलर है एंजेला मार्केल। और बीच में एक है ना सन के आदमी भी चांसलर बन जाता है, एडोल्फ हिटलर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 करवा देता है भाई, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण किया था, किसने किया था एकीकरण? ओटो वॉन बिस्मार्क ने। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब इन्होंने भारत का एकीकरण क्या किया था? समझना कि जब भाई भारत आज़ाद हुआ था ना 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, उस टाइम पे देश के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट थे भाई। प्रिंसली स्टेट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं देशी रियासतें, 565 थी, जिसमें से 552 जो थी वो किसके अंदर शामिल हो गई थी? तो इंडिया के अंदर। बाकी की 13 कहां चली गई? पाकिस्तान के अंदर। 552 में से 549 तो खुशी खुशी शामिल हो गई थी कहां पे? भारत संघ के अंदर। और 3 में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी थी, पता होगा कौन कौन सी ये 3 थी? तो ये थी भाई J&K, जम्मू और कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़, और तीसरी निजाम साहब वाली कौन सी? हैदराबाद। तो ये 3 को थोड़ा सा शामिल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
तो भाई ये जो 552 रियासतें हैं ना जो इंडियन संघ के अंदर शामिल की हैं, इनका शामिल करने का श्रेय भी किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इसी वजह से इन्हें भारत का क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? बिस्मार्क बोलते हैं। यूपीएससी आईएएस में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क हैं, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, रिटन एग्जाम होता है ना मेंस के अंदर, यूपीएससी आईएएस के अंदर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। कैसे किया था ये बताना है कि क्या आजादी के बाद भारत में कितनी है? 565 प्रिंसली स्टेट है, जिसमें से 552 है ना, इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो एक ही थे ना, 552 इंडिया में शामिल हो गई, और उसमें से 3 को शामिल करने में मुश्किल आई थी, JNK है ना, जूनागढ़ और हैदराबाद, और 13 किसमें शामिल हुई थी? पाकिस्तान में। तो इन 552 को भारत संघ में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? अभी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए इन्हें भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। और जर्मनी का यूनिफिकेशन, एकीकरण करने वाला कौन है? जर्मनी का पहला चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, चलो सरदार पटेल के बारे में 1-2 बातें और जान लेते हैं। अभी थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड आगे भी बात आएगी कि इन्हीं की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू है ना, जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, है ना, जिसकी हाइट है 182 मीटर। ये भी हम जानेंगे। थोड़ा सा इंडियन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ एक बातें हैं इंपॉर्टेंट हैं आगे भी। जैसे कि मैंने बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? प्रीवियस वीडियो में बताया था, महात्मा गांधी जी ने दी थी। हाँ, इनको सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, उसका नेतृत्व किसने किया था भाई? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए इनको सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। एक बार एसएससी के अंदर ये सवाल ऐसे पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी भी था बच्चे, और एक ऑप्शन में दिया हुआ था तो बारदोली की महिलाएं, बारदोली की महिलाओं ने। तो एसएससी ने जो आंसर माना है वो इसको माना था, बारदोली की महिलाओं को। तो एक चीज़ याद रखना, अगर ऑप्शन में आपको ये मिले कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, और ऑप्शन में मिले बारदोली की महिलाओं ने, तो इस पे मार्क करना है। अगर ये ना मिले, बारदोली की महिलाएं ये ना मिले, तो फिर आप लगाओगे किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी, है ना। तो भारत के लौह पुरुष हैं, भारत का बिस्मार्क है, सरदार की उपाधि है इनके पास, और ये भारत के क्या हैं, जैसा कि मैंने बहुत बार बताया कि ये फर्स्ट क्या बने थे भाई? डिप्टी पीएम बने थे। याद रखना, डिप्टी पीएम जिसको हिंदी में कहते हैं उप प्रधानमंत्री। डिप्टी पीएम नाम की कोई भी पोस्ट संविधान में लिखित नहीं है। जैसे संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन है ना, मुख्यमंत्री के बारे में वर्णन है ना, मंत्री परिषद के बारे में वर्णन है, परंतु उप प्रधानमंत्री के बारे में कहीं पे भी वर्णन नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा पोस्ट बनाई जाती है सरकारों के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट डिप्टी पीएम बने थे, कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इंडिया में केवल और केवल कितने डिप्टी पीएम बने हैं? 7, और छठे डिप्टी पीएम अपने थे कौन से? चौधरी देवीलाल थे, है ना, जिन्हें किंग मेकर भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। और 7वें और आखिरी मैंने बताया था LK अडवाणी साहब बने थे, जिनकी कोई सुनता नहीं था, है ना। आजकल आकाशवाणी और अडवाणी, इनकी कोई नहीं सुनता था, है ना, या सुनता है जैसे भी अभी। तो फर्स्ट डिप्टी पीएम, और इन्हीं की प्रतिमा बनाई गई है, जिसे हम बोलते हैं क्या भाई? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये विश्व का सबसे लंबा स्टैचू है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये कहाँ पे है भाई? नर्मदा के अंदर। और कहाँ पे है? तो गुजरात के अंदर है। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी बच्चे? तो इसकी हाइट है 182 फीट, है ना। 1 फुट हो तो फुट होता है, 1 से ज़्यादा फुट हो तो फिट होता है। 182 सॉरी फिट नहीं है, माय मिस्टेक, 182 मीटर है भाई। मीटर ज़्यादा होता है, फुट कम होता है ना। 182 मीटर हाइट है। किसकी हाइट है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है।
और फुट में कितना है, चलो ये भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, 597 फिट। फिट में 597 फिट लंबी है। तो ये सवाल ऐसे पूछेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो एक ये आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है कहाँ पे, तो गुजरात के नर्मदा जिले में है। और एक ये भी सवाल पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, तो तब भी आपको आंसर देना है किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। थोड़ा सा और इंडियन जीके के पॉइंट से या वर्ल्ड जीके के पॉइंट से हम ये जान लेते हैं कि एक भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, एक अपना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है भाई। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता का प्रतीक, और एक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है बच्चे, ये आपका कहां पे है, तो ये है यूएसए के न्यूयॉर्क में भाई। याद रखना यूएसए की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है बच्चे यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर है। ये मैं साइड वाला मिटा रहा हूँ और इसके बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी दूंगा, 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ये पता होने चाहिए। देखो नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, हो सकता है इससे सवाल भी एक आधा बन जाए। चलिए तो हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक चीज़ और भी है, हालांकि मैंने बोल लिया, वो ऐड कर लेना कि देश के फर्स्ट गृह मंत्री भी थे भी, ठीक है, होम मिनिस्टर भी यही थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए तो हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है एक, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने पास है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसके पास है, यूएसए के पास है। और यूएसए के कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। यूएसए की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे, एक क्या है, वाशिंगटन डीसी है यूएसए की कैपिटल जो है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क के अंदर है बच्चे। इसकी जो हाइट है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इससे रिलेटेड पॉइंट समझना, 46 मीटर इसकी हाइट है। ये प्रतिमा किसकी है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना बच्चे, ये एक लेडी की प्रतिमा है, और ये रोमन देवी है जिसका नाम है लिबर्टास। अच्छा एक चीज़ और, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतीक है अपने वाली, इनके वाली आज़ादी की प्रतीक है, लिबर्टी की प्रतीक है। और किसकी प्रतिमा है, तो लिबर्टास की प्रतिमा है। लिबर्टास कौन है, तो रोमन देवी है ना, रोमन देवी गॉडेस है। तो रोमन देवी की प्रतिमा है किसके ऊपर भाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में, है ना, जिसकी हाइट कितनी है, तो 46 मीटर है भाई। अगर आपने देखा हो, इसके सर पे वो एक छोटा सा एक ताज भी है, ठीक है, और इसके दाहिने हाथ में एक टॉर्च है, इसने ऐसे है ना, ऐसे उठा रखी है, वो आज़ादी की प्रतीक है ना, टॉर्च जो है। और जो बाएं हाथ में है वो ऐसे है ना पकड़े हुए है, वो एक किताब सी जो पकड़े हुए है, उसको कहते हैं भाई टेबुला एनसाटा। बच्चे इंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्ट के तरीके से ही पढ़ना भाई, टेबुला एनसाटा है ना। इसके बात समझना, टेबुला एनसाटा जो है ये किस हैंड में है, तो ये लेफ्ट हैंड के अंदर है, लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड में क्या है, मशाल, जिसको कि हम बोलते हैं टॉर्च, है ना। ये जो टेबुला एनसाटा है ना, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है, बात को समझना भाई, कुछ एक ऐसी है ये आप जब आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसा है ना, बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर है भाई, ये बिल्कुल बराबर है, ये ऐसे पैरेलल है, ऐसा कुछ। इस पे एक तारीख लिखी हुई है रोमन के अंदर, और वो तारीख लिखी हुई है अभी जुलाई 4 को भी, अब पता है ना रोमन नंबर के अंदर हम ऐसे लिखते हैं, 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 को फिर VI एंड सो ऑन। ये रोमन नंबर के अंदर हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो टेबुला एनसाटा है ना, जो किसके कौन से हैंड में है, तो लेफ्ट हैंड के अंदर है। इस पे तारीख लिखी हुई है कुछ ऐसे, जुलाई 4 और 1776। ये 1776 भी बच्चे ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये 1776 जो है ये कैसे लिखा है एक बार समझना। अभी रोमन के अंदर 1 को हम लिखते हैं I, ठीक है, ऐसे ही हम 5 को लिखते हैं V, 10 को लिखते हैं X,
है ना, ऐसे लिखते थे ना, 11वीं क्लास होती थी तो XI लिखते थे, 12वीं होती थी तो X2I लिखते थे, ठीक है। ये 1 है, ये 5 है, और ये कितना है, X कितना है, 10 है। उसके बाद आएगा L कितने पे है, 50। L किसको दिखाएगा रोमन में, 50 को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद C दिखाएगा 100 को, D दिखाता है 500 को, और M दिखाता है बच्चे 1000 को, ठीक है। बाकी आगे भी चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 के लिए VI, 7 के लिए क्या लिखते हैं, V2I, 8 के लिए V3, है ना, ऐसे कुछ लिखते हैं। आगे 9 के लिए IX लिखेंगे। तो ये वाले 1000 के अंदर ऐसे रोमन सिंबल हैं, मैंने रीजनिंग में भी पढ़ाया था ये बात आपको, कि क्या जिनको हम सिंगल लेटर की मदद से लिखते हैं। जैसे 5 लिखने हैं तो VI, देखो जब 6 लिख रहे हैं ना, 6 लिख रहे हैं रोमन में, तो 2 लेटर यूज हो रहे हैं, एक V और एक A, ठीक है। जब 12 लिखना है तो हम ऐसे यूज करते हैं, जब 10 लिखना है तो केवल X लिखते हैं। तो 1 से 1000 तक ये वो वाले लेटर है रोमन के अंदर जो बिल्कुल एक ही लेटर की मदद से शो किए जा सकते हैं। तो 1776 उन्होंने इसके ऊपर ऐसे नहीं लिखा हुआ 1776, ऐसे नहीं है, ये 1776 अब इनसे बनाया हुआ है। कैसे बनेगा 1776 समझना, मैं M का यूज करूंगा तो 1000 बन जाएगा, समझ रहे हो। M के आगे अगर मैंने D लिख दिया तो 1000 और 500 कितना हो गया, 1500, है ना। मुझे तो कितना लिखना है, 1776 लिखना है भाई, ठीक है। अब देखना 1500 हो गया, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे भाई, C लिखेंगे, है ना। 1500 1600 हो गया, अब फिर से C लिखेंगे, 1700 हो गया। 1700 के बाद L आएगा, 1750 हो गया, फिर X आएगा, 1760 हो गया, हमें 1776 पे जाना है। फिर एक और बार X लिखेंगे तो 1770 हो गया। अब 6 लिखने के लिए मुझे क्या लिखना है, VI। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है टेबुला एनसाटा, के ऊपर लिखा हुआ है टेबुला एनसाटा, जो कि उसके किस हैंड में है, लेफ्ट हैंड में है। उस पर लिखा हुआ है जुलाई I4 और लिखा हुआ है MDCC LXXVI। इसका मतलब क्या है, ये एक तारीख है, ये नीचे वाले मैं मिटा रहा हूँ, ये एक तारीख है, कितनी तारीख है, 4 जुलाई 1776। और यही तारीख क्यों लिखी गई है, क्योंकि इसी तारीख को अमेरिका को क्या मिली थी भाई, आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी अमेरिका को। कब मिली थी, 4 जुलाई 1776 को मिली थी। तो यही किसके ऊपर लिखी हुई है, टेबुला एनसाटा, जो कि उसके बाएं हाथ में, रोमन के अंदर जुलाई I4। अमेरिका वाले मंथ पहले लिखते हैं, अभी डेट बाद में लिखते हैं। इंडिया में डेट पहले आती है, मंथ बाद में आता है ना। इंडिया में ऐसे लिखा जाता है, अमेरिका में ये वाला पैटर्न है, जुलाई I4 MDCC LXXVI, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग। अमेरिका की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे, चलो अमेरिका के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं अभी, बात को समझना। अमेरिका का जो संविधान है बच्चे, वो विश्व का पहला लिखित संविधान है, विश्व का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का। और कब लागू हुआ था ये, 4 मार्च 1789 को। ये HSSC में बहुत बार ये पूछा गया है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, तो 1789 को। अमेरिका को आज़ादी कब मिली, 1776। और 1776 में भी कब मिली, 4 जुलाई 1776 को, है ना। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, कब लागू हुआ, 4 मार्च 1789 को। हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे आर्टिकल जो हैं उनकी संख्या है केवल, जो अनुच्छेद हैं केवल और केवल 7 आर्टिकल हैं, ठीक है। कितना आसान है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना। वहीं पे अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल होंगे, है ना। हालांकि आर्टिकल तो अभी भी 395 ही है टोटल, जो कि पहले थे। उसमें A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, ऐसे ना जाने कितने ऐड कर दिए हैं, और अब इनकी संख्या हो गई 470 से भी ज़्यादा हो गई है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 27 बार संशोधन हुआ है अभी, अमेंडमेंट हुआ है केवल 27 बार। और 27वां भी लास्ट हुआ था 1992 के अंदर। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूँ तो कितनी बार हो गया है, 104 बार संशोधन हो गया। तो एक चीज़ याद रखना, विश्व का पहला लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का, जो कि लागू हुआ 4 मार्च 1789 को। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछे, मेरी बात समझना, पहला लिखित संविधान पूछेगा तो USA है, और अगर पूछता है सबसे बड़ा
सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो ये अपने देश, प्यारे देश किसका है अभी? भारत का है, जिसमें 470 से ज़्यादा आर्टिकल और कितनी बार संशोधन हुआ? 104 बार। ठीक है, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल, और कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल 27 बार। चलिए मुद्दे पे आते हैं फिर से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया के अंदर है, किसकी प्रतिमा है बच्चे? तो वो प्रतिमा है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसके अंदर है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, जो कि एक देवी की प्रतिमा है, रोमन देवी है, जिसका नाम है लिबर्टास। ठीक है, जिसके की है ना, जिसके दाएं हाथ में क्या है? एक टॉर्च है, और बाएं हाथ में क्या है? तो टेबुला एनसाटा है, जिसको हम बुक भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर तारीख लिखी हुई है। और कौन सी तारीख लिखी हुई है? यूएसए की आज़ादी की तारीख लिखी हुई है, 4 जुलाई 1776, और वो भी किसके अंदर लिखी हुई है? रोमन के अंदर। यूएसए में पैटर्न क्या है डेट लिखने का? मंथ पहले आता है जुलाई, फिर रोमन के अंदर लिखा हुआ है तो रोमन में I4 आएगा। और 1776 को कैसे लिखा गया है? MDCCLXXVI। ठीक है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटर्न है विश्व का, 1789 को लागू हुआ था 4 मार्च, और जिसमें केवल 7 अनुच्छेद और 27 संशोधन जिसमें अभी तक हो चुके हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात और जान लो बच्चे, किससे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड, कि भाई ये जो है ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये यूएसए ने खुद नहीं बनाई, ये फ्रांस के लोगों ने बनाई थी, फ्रांस की आर्किटेक्चर ने बनाई थी, और फ्रांस के लोगों ने गिफ्ट की थी। किसको गिफ्ट की थी? तो यूएसए के लोगों को गिफ्ट की थी, है ना। तो भाई ये गिफ्टेड है, किसको? गिफ्टेड टू पीपल ऑफ यूएसए बाय पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, मेरी बात समझे कि ये गिफ्टेड है किनके लोगों को? अमेरिका के लोगों को। किसके द्वारा? फ्रांस के लोगों के द्वारा। और ये कब गिफ्ट की गई थी बच्चे? तो ये गिफ्ट की गई थी 28 अक्टूबर 1886 को। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके से, बट यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपने जानी और इनसे सवाल भी बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना 28 अक्टूबर 1886 को गिफ्ट की फ्रांस के लोगों द्वारा। किसको? है ना, यूएसए के लोगों को। भाई फ्रांस की क्रांति जो है बड़ी महान क्रांतियों में से गिनी जाती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने कौन सा आइडियाज़ दिए थे? तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज़ किसने दिए थे? फ्रांस की क्रांति ने दिए थे, है ना। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे ये सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, कि भारतीय संविधान के अंदर जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड जो लिखे हुए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से उठाए गए हैं? अभी फ्रेंच रिवोल्यूशन से निकले वर्ड है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेना, इसे आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, तो अभी तक हमने हरियाणा का पढ़ा कि हरियाणा का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है बच्चे? तो 20वां स्थान था, है ना। पहले 21वां था, परंतु अब 20वां हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी बना दिया गया है, और अक्षांशीय और देशांतर विस्तार भी हमने हरियाणा का पढ़ लिया। चलिए, थोड़ा सा और बातें हमें जाननी है, समझते हैं। चलिए वापस हरियाणा जीके पे आते हैं अभी। तो हरियाणा, अगर थोड़ा सा डायरेक्शन का हमें ज्ञान है तो एक चीज़ समझना भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। हरियाणा का मैप कुछ ऐसा सा है ना, फीलिंग को समझना भाई, ड्राइंग मेरी ऐसी है। ठीक है, एक छोटा सा तुम्हें कुछ एक आइडिया मिल जाए, बस वही दे रहा हूँ। ये कुछ हरियाणा का मैप है, फीलिंग समझना बस। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछ लेता है कि हरियाणा के उत्तर में सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला है, सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, सबसे पूर्वी कौन सा जिला है, सबसे दक्षिणी कौन सा जिला है, ये हम जानने वाले हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो सबसे उत्तर में जो जिला है, बात समझना, सबसे उत्तर में मतलब यहाँ पे उत्तरी जिला हरियाणा का उत्तरी जिला। तो उत्तरी जिला बच्चे कौन सा है सबसे उत्तर में? पंचकुला, है ना, एकमात्र जिला जो कि किससे लगता है?
अपनी राजधानी चंडीगढ़ से लगता है। तो उत्तरी जिला पंचकुला है। अगर उत्तरी तहसील पूछे, है ना, समझ रहे हो ना, उत्तरी ऐसे हम पढ़ेंगे सारा डिटेल में, उत्तरी जिला जैसे पंचकुला है, ऐसे हम दक्षिणी जिला पढ़ेंगे, फिर हम पश्चिमी जिला पढ़ेंगे और फिर हम पूर्वी जिला पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो उत्तरी जिला पंचकुला, और तहसील पूछे सबसे उत्तरी कौन सी है, तो कालका, और गांव पूछे सबसे उत्तरी कौन सा है, तो शाहपुर है, शाहपुर, है ना। मतलब हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में, सर में, है ना, बिल्कुल उत्तर में, बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा जिला है, पंचकुला जिला है, तहसील कौन सी है, कालका, और गांव कौन सा है, शाहपुर गांव है। तो कैसे याद रखोगे, पंचकुला तो पता ही है सबसे उत्तर में है, तहसील याद रखनी है कालका, और गांव कौन सा है, शाहपुर। हरियाणा के सर पे है ना, बिल्कुल उत्तर में सर है ना, तो सर पे किसका हाथ है भाई, शाह का हाथ है, शाह की कृपा है किसके सर पे, हरियाणा के सर पे। बात समझ में आई ना। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, तहसील कौन सी में आएगा, कालका। अगर पूछे कौन सी तहसील है सबसे उत्तरी, तो बोलोगे कालका। अगर ये पूछे हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो आंसर करोगे शाहपुर, ठीक है। दक्षिणी की बात कर लेते हैं। हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला, बिल्कुल दक्षिणी जिला, ठीक है। दक्षिणी जो जिला है भाई, जिसका नाम चेंज हो चुका है, मेवात से क्या हो चुका है, नूह हो चुका है, नूह। तहसील पूछेगा तो फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका क्या है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ये जिला लिखा, फिर तहसील लिखूंगा, उसके बाद गांव लिखूंगा, और गांव है भाई दोहा, जो कि बिल्कुल क्या पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो दक्षिणी जिला हरियाणा का नूह है, तहसील कौन सी है, फिरोजपुर झिरका है, और गांव पूछेगा कौन सा है, तो दोहा। दोहा गांव भी है और दोहा राजधानी भी है भाई। किसकी राजधानी है, कतर देश की राजधानी है, कतर देश की राजधानी दोहा है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझना, क्लर्क 2016 के पेपर में ये उसने सवाल पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा कस्बा है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। तो आपका जो फिरोजपुर झिरका है ना, फिरोजपुर झिरका, ये भाई 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, राजस्थान से घिरा हुआ है। कितनी ओर से, 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है फिरोजपुर झिरका। उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। अब हम पढ़ेंगे भाई सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला। तो पूर्वी मतलब इधर में है ना, पूर्वी जिला जो सबसे है, अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा आपको, फिजिकली मैप यहाँ लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। पूर्वी जिला जो है, सबसे पूर्वी जिला, वो है आपका वाईएनआर। वाईएनआर बोले तो बच्चे यमुनानगर 1989 को जिला बना था। तहसील अगर पूछेगा तो है छछरौली। गांव पूछेगा तो आंसर करोगे ताजेवाला, है ना। पूर्वी जिला यमुनानगर, छछरौली, ताजेवाला, जहां से यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है, ताजेवाला से, है ना, उत्तराखंड से होते हुए ताजेवाला से हरियाणा में एंटर करती है। और एग्जिट कहाँ से करती है, पलवल के हसनपुर गांव से एग्जिट करती है। बात को समझना है ना, एंटर करेगी ताजेवाला। ये सवाल पूछा गया कि हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, किस गांव से, तो ताजेवाला से। अगर नेशनल पार्क पूछेगा तो कालेसर नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूर्वी जिला यमुनानगर है। तहसील पूछेगा तो छछरौली, गांव पूछेगा तो ताजेवाला। छछरौली को भाई हरियाणा का चेरापूंजी या मोसिन राम कहते हैं अभी, मोसिन राम। इसका मतलब क्या है, देखो भारत में सबसे पहले जो वर्षा होती थी ना, पहली, वो मेघालय के चेरापूंजी में होती थी, ठीक है, चेरापूंजी में। बट वहाँ पे पेड़ वेड़ की कटाई होने के कारण, जंगलों की कटाई होने के कारण अब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मोसिन राम में होती है, जो कि फिर से जो है। चलिए, तो पूर्वी जिला यमुनानगर है ना, तहसील छछरौली, गांव ताजेवाला। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी या मोसिन राम कहते हैं। सबसे पहले ज़्यादा बारिश सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में होती थी, मोसिन राम के अंदर। पहले चेरापूंजी में होती थी, सॉरी, और अब सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मोसिन राम में, है ना। तो हरियाणा का चेरापूंजी पूछे या मोसिन राम पूछे तो क्या आंसर करोगे बच्चे, छछरौली आंसर करोगे, है ना। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, छछरौली में। तो ये जो दोनों है ना बच्चे, जैसा कि मैंने बताया, मेघालय के अंदर है। मेघालय की राजधानी नहीं है ये बच्चे, मेघालय की जो राजधानी है वो है आपकी शिलोंग। शिलोंग जो है ये मेघालय की राजधानी है, ठीक है। आगे भाई और
एक बार एचएसएससी ने ये सवाल कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछ लिया था कि हरियाणा में सबसे पहले सूरज कहाँ पे निकलता है। देखो जो सबसे पूर्वी जिला होगा, हमें पता है ना भाई सनराइज, सूर्य किस दिशा से निकलता है, ईस्ट से, और छिपता किस दिशा में है, तो वेस्ट में। तो जब सबसे ईस्ट वाला जिला होगा वहीं पे सबसे पहले क्या होगा, सूर्योदय होगा। तो एचएसएससी ने ये सवाल ऐसे भी पूछा था कि हरियाणा में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ से होता है। तो याद रखना सबसे पहले सूर्योदय, क्योंकि सबसे पूर्वी, और सनराइज कहाँ से होता है तो ईस्ट से होता है, और सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है, तो सबसे पहले सूरज भी कहाँ पे निकलेगा, यमुनानगर में निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले सूर्योदय हरियाणा में तो कहाँ पे होता है भाई, यमुनानगर में होता है ना। तो याद रख लो यमुनानगर पूर्वी जिला, और सब गांव में कौन से होता है तो ताजेवाला में, ठीक है, गांव ताजेवाला है ना। तो ताजेवाला ताजा ताजा सूरज देखता है भाई। और अगर ये पूछे सबसे पहले सूर्यास्त मतलब सनसेट, सूर्यास्त कहाँ होगा हरियाणा में, तो ये भी कहाँ होगा, यमुनानगर में होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार बच्चे, समझना जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। हमें पता है अभी सूर्य जो है ना, सन जो है वो किस दिशा से निकलता है भाई, पूर्वी दिशा से निकलता है। तो जो सबसे पूर्वी होगा, जो उसके सबसे आगे होगा, वहीं तो सबसे पहले सूर्य होगा। फिर यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा। सबसे पहले होगा यमुनानगर के अंदर। और सूर्य अस्त भी सबसे पहले यहाँ पे क्यों है, ये बात समझना भाई। सूर्य अस्त है ना किस दिशा में होता है, पश्चिम में होता है। बात समझना भाई, पश्चिम में जो राजस्थान है वो सबसे पश्चिम है, आगे हम पढ़ेंगे। तो सन यहाँ पे है ना, तो सन यहाँ पे है, तो ये सूर्य के नज़दीक है राजस्थान, अगर देखा जाए तो। बात को समझना भाई, ठीक है। तो यहाँ जो है सूर्य जो अस्त है वो बाद में होगा, और ये दूर है, क्योंकि सूर्य से दूर है तो यहाँ अंधेरा पहले हो जाएगा, सूर्यास्त पहले हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले सूर्योदय पूछे यमुनानगर, सबसे पहले सूर्यास्त भी पूछे यमुनानगर। ये बहुत सारे टीचरों ने गलत पढ़ा रखे हैं कि सूर्योदय तो यमुनानगर में होगा और सूर्यास्त सबसे पहले राजस्थान में होगा। भाई ऐसा कैसे, देखो पश्चिम में सूर्यास्त होता है ना, बात समझ रहे हो, पश्चिम में होता है। तो पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थान सूर्य के नज़दीक है, मतलब इसका प्रकाश अभी भी यहाँ पे है, राजस्थान में है, बट ये सबसे दूर होगा उस टाइम पे। जो यमुनानगर है, समझ पा रहे हो बच्चे, जो यमुनानगर है वो सूर्य से सबसे दूर होगा, इसीलिए सबसे पहले सूर्यास्त यहाँ पे होगा, ठीक है। बात को समझना भाई। चलिए, तो पूर्वी जिला हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, मैं ये मिटा रहा हूँ बच्चे ये वाला, और एक लास्ट अब बचा है पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा बच्चे, तो ये होगा आपका सिरसा, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। तहसील पूछेगा डबवाली, गांव पूछेगा चौटाला, है ना। ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि आजकल तिहाड़ जेल से हैं, वो चौटाला उनकी कास्ट नहीं है, वो गांव का नाम जो है चौटाला, वो उन्होंने अपने पीछे लगाया हुआ है। तो ओम प्रकाश चौटाला है ना, यहीं से है, चौटाला गांव से। पश्चिमी जिला पूछेगा सिरसा, तहसील पूछेगा डबवाली, चौटाला गांव है। डबवाली से, जैसा मैंने बताया था, सुनील ग्रोवर है ना, डॉक्टर मशहूर गुलाटी गुत्थी जी जो हैं, वो कहाँ से हैं, डबवाली से। जादूगर शंकर सम्राट है ना जो, वो भी कहाँ से हैं भाई, डबवाली से हैं, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल ऐसे भी पूछ लेता है, सबसे बाद में सूर्योदय, सबसे बाद में सूर्योदय, या पूछे सूर्यास्त, तो ये कहाँ पे होगा बच्चे, सिरसा में होगा। क्यों इसका कारण क्या है, क्योंकि मॉर्निंग में सन यहाँ पे है ना, नज़दीक वालों में सबसे पहले सूर्योदय हो जाएगा, और दूर वालों में सबसे बाद में होगा सूर्योदय, ठीक है। सूर्यास्त भी यहाँ क्या होता है, सबसे बाद में होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि पश्चिम में सूर्य होता है ना, शाम को पश्चिम में होता है, और ये तो सूर्य के नज़दीक है, मतलब अभी भी प्रकाश इस पे पड़ रहा है, बट ये दूर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले होता है, यहाँ सबसे बाद होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय पूछे या सूर्यास्त पूछे तो बच्चे यमुनानगर है, सबसे बाद में सूर्योदय पूछे या सूर्यास्त पूछे तो कहाँ पे है, सिरसा में। तो हमने क्या जाना, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से। उत्तरी जिला कौन सा बच्चे, मेरे साथ बोलना है, पंचकुला है ना। तहसील पूछेगा कौन सी है, कालका है। गाँव पूछेगा तो बच्चे कौन सा है, शाहपुर है ना। हरियाणा के सर पे किसका
हाथ है, शाह का हाथ है। दक्षिणी पूछेगा कौन सा जिला है बच्चे, नू है मेवात। और तहसील पूछेगा फिरोजपुर जिरका है। गांव पूछेगा दोहा, दोहा किसकी भी राजधानी है, कतर की राजधानी है ना। HSSC ने ये सवाल पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा कस्बा है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो फिरोजपुर जिरका है। पूर्वी जिला पूछेगा यमुनानगर। तहसील पूछेगा छछरौली, जिसे हरियाणा का चिरापुंजी या मोसिनराम कहते हैं। चिरापुंजी और मोसिनराम क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश पहले चिरापुंजी में होती थी, परंतु जंगल और पेड़ों की कटाई की वजह से अब कहाँ पे होती है, मोसिनराम, जो कि कहाँ पे, मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है बच्चे, शिलोंग, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो सिरसा है, जहाँ पे सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, सूर्योदय भी सबसे बाद में होता है। गांव पूछेगा तो चौटाला है। तहसील पूछेगा तो कौन सी, डबवाली, जहाँ से सुनील ग्रोवर और जादूगर शंकर सम्राट वहीं से हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ मैं ये आपको सब समझा पाया हूँगा, रिवाइज कर लेना भाई, ठीक है। चलिए।